नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा संख्या 53 के तहत बातें करेंगे कि जब हम वर्तनी लिखते हैं तो प्रायः हमें असमंजस हो जाता है कि कहाँ पर दीर्घ का प्रयोग करें और कहाँ पर ह्रस्व का प्रयोग करें, अर्थात कहाँ पर ह्रस्व ई का प्रयोग करें, कहाँ पर दीर्घ ई का प्रयोग करें, कहाँ पर ह्रस्व ऊ का प्रयोग करें, कहाँ पर दीर्घ ऊ का प्रयोग करें। आज हम इन्हीं असमंजसों से बचने के लिए हम शुरू करते हैं वर्तनी बनाम मात्रा। पहले हम वर्तनी और मात्रा का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हम वर्तनी के बारे में समझते हैं। हिंदी के व्यंजन वर्णों में जब स्वर की मात्राएं जोड़ी जाती है तो उससे कोई वर्ण बनता है, उसी को हम वर्तनी कहते हैं। अब मात्रा का अर्थ जानते हैं। मात्रा का अर्थ है परिमाण या स्वर की सूचक रेखा। तो पहले हम स्वर की सूचक रेखा के बारे में जानते हैं कि स्वर की सूचक रेखा क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। कहने का मतलब है कि व्यंजन के भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए स्वर के वास्तविक रूप उसमें नहीं जुड़ता है, बल्कि स्वर का रूपांतरित रूप व्यंजन में जुड़कर उसके भिन्न भिन्न उच्चारणों को स्पष्ट करने में मदद करता है। वही स्वर की सांकेतिक रेखा को हम मात्रा कहते हैं। अब हम समझते हैं मात्रा के शाब्दिक अर्थ परिणाम का तात्पर्य। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे परिमाण कहते हैं और वही मात्रा कहलाता है। मात्रा दो है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जबकि दीर्घ के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। अब यहाँ पर देखिए, ये ह्रस्व है। यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये मात्राएं, ये सब ह्रस्व मात्राएं हैं, यानी ह्रस्व ई की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा और री की मात्रा। ये तीन जो है इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जबकि आ की मात्रा में, दीर्घ ई की मात्रा में, दीर्घ ऊ की मात्रा में, ए की मात्रा में, ऐ की मात्रा में, ओ की मात्रा में और औ की मात्रा में दो मात्रा का समय लगता है। अर्थात दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अब आप ये कहेंगे कि एक मात्रा का समय क्या है, दो मात्रा का समय क्या है? तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। आपको अभ्यास करना होगा और अभ्यास से ही आपको आभास होगा कि एक मात्रा में इतना समय लगता है और दो मात्रा में इतना समय लगता है। समझने के लिए यही काफ़ी है कि औ के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको एक मात्रा मान सकते हैं और आ के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको दीर्घ मात्रा मान सकते हैं। अर्थात औ के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और आ के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इसी से तुलना करके हमें जो ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ वर्तनी में जो असमंजस पैदा होता है, उस असमंजस से हम मुक्त हो सकते हैं। ध्यान देने की बात यही है कि जिस ईकार वर्तनी का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग करना चाहिए, और जब उसमें दो मात्रा का समय लगे तो उसको दीर्घ ई का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से जब ऊ के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे तब उसमें ह्रस्व ऊ का प्रयोग करना चाहिए, और जब दो मात्रा का समय लगे तो दीर्घ ऊ वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे इसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कमल है, क म ल, जितनी भी व्यंजन वर्ण है सब में कम से कम अ छिपा हुआ रहता है, और अ की कोई मात्रा नहीं है, किंतु अ के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अर्थात इस सभी में अ है, इसीलिए क की भी एक मात्रा है, म की भी एक मात्रा है, ल की भी एक मात्रा। अब यहाँ पर देखिए, ये है कमाल। इस म में आ की मात्रा जुट गई है, यानी माँ। अ के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दूना समय माँ करने में लगता है।
आप ये भी समझ सकते हैं कि मौ के उच्चारण में जितना समय लगता है माँ करते हैं तो उससे दूना समय लग जाता है, अर्थात क की एक मात्रा, माँ की 2 मात्रा और लौ की 1 मात्रा, अर्थात यहाँ पर माँ जो है इसमें 2 मात्राएं हैं। उसी से तुलना करते हुए आप इसको देखिए, ये क्या है? अमित। इसको हम बोलेंगे अमित, अर्थात ये अमित में जो है मौ के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने ही समय में इस मी को भी उच्चारित कर देना है, तब ये हो जाएगा हर्ष ई की मात्रा इसमें, अर्थात अमित। इसमें ई में जो है 1 मात्रा का ही समय दे करके हसमी का उच्चारण कर दिया। तो अ की 1 मात्रा, इस मी की 1 मात्रा और तो की भी 1 मात्रा। यदि इसको हम दीर्घ ई करते हैं तो इस मी के उच्चारण में दूना समय देना पड़ेगा, अर्थात मौ के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दूना समय मी में देना पड़ेगा। वही देखिए यहाँ पर है अमित, ये हुआ अमित। ओ की 1 मात्रा और मौ में जो है चूंकि दीर्घ ई है और दीर्घ ई जो है इसकी मात्रा 2 होती है, इसीलिए अमित। मौ के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दूना समय देकर जब उच्चारित करेंगे तो वह हो जाएगा दीर्घ अमित। इसको बोलेंगे हम अमित, ये दीर्घ ई की मात्रा है। उसी तरह से यहाँ पर है कुल, इसको पढ़ेंगे कुल। ये क के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने ही समय में हम कु का भी उच्चारण कर देंगे, अर्थात 1 मात्रा के ही समय में अगर उ का उच्चारण कर दिया जाए तो वह उसमें हर्ष हो, अर्थात बहुत जल्द ही उ का उच्चारण कर दिया जाए तो उसमें हर्ष उ की मात्रा। और वही जब कुल, देखिए क में जब दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग किया है तो क के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दूना समय लगा करके हम कु का प्रयोग करेंगे, कुल लो, अर्थात इसकी 2 मात्रा और इसकी 1 मात्रा, ये कुल हो गया। तो सबसे मूल बात यहाँ पर यही है कि अगर और कम समय लगा के जिसे उच्चारित किया गया उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग करेगा या ह्रस्व उ का प्रयोग करेगा, और जिसमें अधिक समय लगा के उच्चारित किए हैं यानी दूना समय लगा के उच्चारित किए हैं तो उसमें दीर्घ ई या दीर्घ उ का प्रयोग करेगा। इस तरह से हम ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और दीर्घ ई संबंधी असमंजस से बच सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। हाँ, कहीं कहीं कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके ह्रस्व और दीर्घ करने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे इस अमित, मित का मतलब होता है कम, ओ का मतलब होता है नहीं, यानी जो कम नहीं हो उसको बोलते हैं अमित, अर्थात अत्यधिक। और इसी अमित को, इस मित का मतलब मौद्रिक ई का, तो मित का मतलब होता है दोस्त और ओ का मतलब होता है नहीं, जो मित नहीं हो उसको बोलते हैं अमित, अर्थात दुश्मन। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई का प्रयोग करने से कितना बड़ा फर्क हो गया है, तो ये शब्दार्थ पर चला जाता है। उसी तरह से ये कुल है, ये कुल का मतलब होता है सभी या वंश। वही जब क दीर्घ उ कर और लो करते हैं तो ये होता है कुल, कुल का मतलब होता है किनारा। तो कहीं कहीं पर इसकी मात्रा को कहीं बढ़ा के बोल दे, कहीं घटा के बोल दे। तो यदि आप साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करके अगर दूसरे ढंग से बोलचाल करेंगे तो आपकी मात्रा, आपकी वर्तनी बिगड़ सकती है। इसीलिए बोलचाल की जो भाषा है उसी भाषा में आप अनुभव कीजिए कि इसमें 1 मात्रा का समय लगता है या 2 मात्रा का। यदि 1 मात्रा का समय लगता है तो उसमें ह्रस्व का प्रयोग कर दीजिए, और 2 मात्रा का समय लगता है तो उसमें दीर्घ का प्रयोग कर दीजिए, आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। अब जैसे जीत, जीत तो होता है दीर्घ ईकार, लेकिन उसी को जब हम जितेंद्र करते हैं तो क्या होता है, जितेंद्र, जी जो है सो तुरंत खत्म होता है। इसीलिए जब जितेंद्र का प्रयोग करेंगे तो हर्षी का प्रयोग हो जाएगा, और जीत का प्रयोग करेंगे तो दीर्घ ई का प्रयोग हो जाएगा। उसी तरह से कुछ कहने से क्या होता है कि तुरंत समय खत्म होता है, इसीलिए उसमें ह्रस्व उ का प्रयोग होगा। और वही जब कूच करते हैं तो कू करने से क्या होता है कि समय दूना लग जाता है, ऑटोमेटिक आभास मिल जाता है, इसीलिए उसमें दीर्घ उ का प्रयोग हो जाएगा।
तो इस ढंग से उच्चारण जो करता है उसी के अनुसार जो है हम हर्ष और दीर्घ का प्रयोग कर हम शुद्ध वर्तनी का रूप दे सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ही आपको आभास हो जाएगा कि इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है या दो मात्रा का समय लग रहा है। अब यहां पर देखिए ये री की मात्रा, ये री की मात्रा भी ह्रस्व है, इसके भी उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे यहां पर कृषि है, क के उच्चारण में जितना समय लगता है क्री के भी उच्चारण में उतना ही समय देना पड़ेगा, तब जाकर के ये है ये होगा क्री। और मूर्धन्य 100 में ह्रस्व ई का मात्रा दिए हैं, अर्थात मूर्धन्य 100 के उच्चारण में जितना समय लगेगा उतना ही ये सी के उच्चारण में समय लगेगा, अर्थात कृषि। इसका उच्चारण करेंगे कृषि। उसी तरह से देख लिए दो में ए लग गया तो यह दीर्घ। दै में देखिए अय जो है वो दीर्घ मात्रा है। ये कोमल में देखिए को जो है ये दीर्घ मात्रा है। ये कौरव में देखिए कौ जो है औ जो है इसमें दीर्घ मात्रा है। एवं प्रकार से ये आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, अय, ओ और औ ये सब दीर्घ मात्राएं वाले वर्ण हैं और इसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जबकि ओ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। बस इसी के अनुसार आप जो है सो वर्तनी का प्रयोग कीजिएगा, आपका वर्तनी पूर्णतः शुद्ध ही होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि ये चर्म है, ये चौ के बाद मो है और मो पे रेफ लगा हुआ है। इस रेफ का मतलब है आधा रॉ, और आधा रॉ का या कोई भी आधा वर्ण है उसकी मात्रा नहीं होती है, अर्थात उसकी मात्रा शून्य मानी जाती है। इसीलिए जब रोमन में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं CHARM, यानी आर के बाद हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस रॉ में और नहीं है, इसीलिए CHA करते हैं, यानी चौ तो पूरा करते हैं लेकिन आर के बाद ए का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से शर्म SHARM, SHA 100 में अ सुनाई पड़ रहा है इसीलिए SHA करते हैं, किंतु ये रॉ आधा है, इसकी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए आर के बाद सीधे एम का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात शर्म। किंतु यहाँ पर इस देखिए वशिष्ठ है, ये मूर्धन्य 100 संयुक्त है, मूर्धन्य 100 आधा है इसीलिए इसकी मात्रा नहीं होगी, किंतु ये ठ में जो है संयुक्त हो गया है इसीलिए इस ठ की मात्रा 2 हो जाएगी। यहाँ पर ठ की मात्रा 1 थी, किंतु ये मूर्धन्य 100 आधा इस ठ में संयुक्त हो गया है इसीलिए इस ठ की मात्रा 2 हो जाएगी, अर्थात इसमें अ की मात्रा स्पष्ट सुनाई पड़नी चाहिए, अर्थात वशिष्ठ। इसीलिए जब हम इसको रोमन में लिखते हैं तो THA का प्रयोग करते हैं, अंत में भी THA का प्रयोग करते हैं। क्यों? कि अ को स्पष्ट करने के लिए, इसकी मात्रा 2 है उसको स्पष्ट करने के लिए, किंतु अन्य जितने भी शब्द हैं उसके अंतिम वर्ण में ए का प्रयोग नहीं होता है, सभी में होगा। जैसे कमल में है तो KAMAL होगा, अंत में एल ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अंतिम वर्ण जो है सो बहुत जल्द खत्म होता है, एक मात्रा के ही समय में वो वर्ण खत्म हो जाता है। किंतु ये जो संयुक्त वर्ण है इसकी मात्रा जो है 2 हो जाती है, इसीलिए इसमें अंत में ए का प्रयोग करना ही करना है। जैसे महेंद्र को रोमन में महेंद्रा लिखते हैं, धर्मेंद्र को रोमन में धर्मेंद्रा लिखते हैं, वशिष्ठ को रोमन में वशिष्ठा लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जब संयुक्त वर्ण हो तो उसकी मात्रा 2 हो जाती है, अर्थात अ का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि रोमन में हम ए का प्रयोग कर देते हैं। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पर प्रखर, प रॉ में संयुक्त है, अर्थात आधा पो है और रो पूरा है, तो पो की कोई मात्रा नहीं और रो की एक मात्रा है, किंतु आधा पो रो में संयुक्त हो गया, अर्थात रो की मात्रा 2 हो जाएगी, इसीलिए हम PRA रोमन में लिखते हैं प्र, और तब लिखेंगे खर, प्रखर। यदि इस ढंग का वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस ढंग के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।